गुजरात 2002। एक ट्रेन में 59 लोग जिंदा जल गए और फिर पूरा गुजरात जिंदा जल गया। 2000 लोगों से ज़्यादा मौतें और हज़ारों उजड़े घर। और इन सब के बीच एक आदमी जिसने इन सब चीज़ों को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। आज मैं बताऊंगा आपको ऐसी कहानी जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कैसे एक गोधरा कांड ने एक डूबते मुख्यमंत्री को हिंदू वैद्य का सम्राट बना दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। कैसे राजकोट में सिर्फ 1472 सीट जीतने वाला शख्स पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। गोधरा कांड के 70 घंटे के अंदर गुजरात में जो भी हुआ वो सिर्फ दंगे नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। और इस साजिश को रचने वाले आदमी थे नरेंद्र मोदी। On the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक मुख्यमंत्री ने दंगों के बीच में गुजरात गौरव यात्रा निकाली, कैसे राहतशुदों को बच्चा पैदा करने वाला केंद्र बताया और कैसे अपने ही दोस्त हरीन पांडे का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। ये कहानी चौंका देने वाली है। More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? 27 फरवरी 2002 गोधरा कांड। ये घटना मोदी के राजनीतिक जिंदगी के लिए संजीवनी का काम करती है। गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का राजनीतिक मंच बदल जाता है। उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड वाले दिन ही एंटी मुस्लिम जैसी घटनाएं सामने आने लगी। खुफिया सूचनाएं आने लगी, अगर कल विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद के दौरान कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। आईपीएस संजीव भट्ट ने मुख्यमंत्री मोदी को पहले ही सूचित कर दिया था। लेकिन सुनिए, एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का क्या काम होना चाहिए था। गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद पर बैठा हुआ था, जिसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। गोधरा कांड जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम होना चाहिए था कि वो अपराधियों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए और प्रशासन की मदद से ये सुनिश्चित करना कि ये घटनाएं गुजरात को पूरी तरह दंगों में न धकेल दे। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से गोधरा कांड के अगले दिन पीड़ितों के शवों को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इससे आम हिंदू जनता भड़क गई और मुसलमानों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। इस वक्त तक टीवी पर न्यूज़ चैनल की संख्या भी बढ़ चुकी थी। पहली बार दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक 3 दिन तक लगातार हमले होते रहे। इन दंगों में 2000 लोगों से ज़्यादा की जान चली जाती है और राज्य सरकार गायब रहती है। ऐसे लोगों को घरों से उठाकर जिंदा जलाया जाता है जिनका गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर 1 मार्च के दिन जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने सीधा जवाब देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह दी। मोदी ने कहा, क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है और हम ये चाहते हैं कि ना क्रिया हो और ना प्रतिक्रिया। गोधरा कांड में जो परसों हुआ, यहाँ पर 40 महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे देश विदेश में सदमा पहुँचना तो नॉर्मल था। गोधरा के कई इलाकों में क्रिमिनल टेंडेंसी रही है। इन्होंने पहले एक महिला टीचर का खून कर दिया और अब जघन्य अपराध किया है। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो गोधरा कांड के जघन्य अपराध करने के पक्ष में होता। कोई भी हिंदू मुसलमान जघन्य अपराध को सही नहीं ठहरा सकता। गोधरा कांड पर सबकी यही आवाज़ थी कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी के बयानों से साफ है, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद इस घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल और ज़्यादा उकसाने के मूड में थे। और इसी के नतीजे में गुजरात से भी 40 गुना ज़्यादा हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे गए। मोदी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद वॉयलेंस ना होता तो नरेंद्र मोदी वो ना होते जो वो आज है। गुजरात दंगों से पहले गुजरात का असली बॉस कौन था? विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया। तोगड़िया के सामने मंत्री तक अपना सर झुका दिया करते थे। राम मंदिर आंदोलन की वजह से साल 1980 और 1990 में ही आरएसएस के ग्रुप ने मिलकर गुजरात में अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मुसलमानों को ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। लेकिन गुजरात दंगों के बाद मोदी भी एक हिंदू मसीहा के रूप में सामने आए और बाद के कुछ सालों में ही इन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर भी काबू पा लिया था। मोदी ने पहले केशुभाई पटेल के नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक थे गुजरात गृह मंत्री हरीन पांड्या।
इससे पहले मोदी और हरीन पांड्या एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती टूटती जाती है। वहीं जब 2002 में सुप्रीम कोर्ट गुजरात में हुए दंगों की जांच करने लगा तो हरीन पांड्या ने अपना नाम न जाहिर होने की शर्त पर मोदी के खिलाफ गवाही दी। हरीन पांड्या ने गवाही में बताया कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री की यहाँ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मोदी ने सीनियर अधिकारियों से ये कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दे, लेकिन मोदी के खुफिया जाल की वजह से ये खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवां मैगजीन के अनुसार लिखे हुए रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को ये आदेश दिए कि दंगों के फैक्ट चेक करने वाले जर्नल्स पर अपनी नज़र रखे। इस बात को गुजरात के इंटेलिजेंस डीजी ने अपने रजिस्टर पर लिख लिया। इस रजिस्टर के 7 जून 2002 के दिन की एंट्री के अनुसार डॉक्टर पीके मिश्रा ने रेवेन्यू मंत्री हरीन पांड्या का नंबर ट्रैक करने के लिए दिया था। हरीन पांड्या की गवाही के बाद ये खबर मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दी है। गवाही देने के 2 महीने बाद ही मोदी ने हरीन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे चल के मोदी ने हरीन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह निपटा दिया, लेकिन असली कहानी तो भी बाकी है जो आपको आगे पता चलेगी। आपको याद होगा हरीन पांड्या नाम का एक शख्स जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उस वक्त, और 2003 में गुजरात दंगों के ठीक बाद गोलियों से भुना हुआ उनका शरीर मिला था। गुजरात दंगों के 1 महीने बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी गुजरात ने एक समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत पर लगे एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी को पब्लिक मंच पर राजनीतिक धर्म निभाने की सलाह दी। वाजपेयी ने कहा, राजधर्म ये शब्द बहुत मायने रखता है और मैं इसी का पालन कर रहा हूँ। राजा के शासन के लिए प्रजा में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, न जन के आधार पर, न जाति के आधार पर और न संप्रदाय के आधार पर। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। दरअसल भाजपा के अंदर वाजपेयी मोदी को सीएम पोस्ट से हटाने की सोच रहे थे, लेकिन मोदी को अडवाणी का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। अप्रैल 2002 में गोवा के पांजी में मोदी का फ्यूचर तय करने के लिए आलीशान मैरियट होटल में बीजेपी के नेताओं की बैठक होती है। इस बैठक में मोदी ने पहले ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने इस मुश्किल वक्त को पार्टी को आगे बढ़ाने और अपना सपोर्ट बढ़ाने की स्ट्रेटेजी के रूप में देखा। आरएसएस पूरी तरह मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। अडवाणी ने भी साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं कर पाएगी। राइटर राजदीप देसाई अपनी किताब में लिखते हैं कि अडवाणी के भाषणों का मतलब ये था कि मोदी अब हमारे कैबिनेट के हीरो है। वहीं प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता थी कि कहीं गुजरात दंगों के दौरान इनके एनडीए गठबंधन में कोई दरार न पड़ जाए, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं का समर्थन मिला हुआ था। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट खतरे में आ सकती थी, लेकिन आखिर में अडवाणी के आर्ग्यूमेंट काम आते हैं और मोदी के इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, अडवाणी और जेटली सब मोदी के साइड में खड़े हो जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे तो मोदी के साथ इस हद तक खड़े थे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गिर भी जाए तब भी उन्होंने मोदी को बचाने के ऑर्डर दिए हुए थे। बीजेपी तमाम नेताओं और आरएसएस को देख वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया। वही वाजपेयी जो मोदी को सीएम पद से हटाने की सोच रहे थे, वे खुद अब मोदी की लाइन पर चलने लगते हैं। ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की लाइन पर चलना पड़ रहा है। वे मोदी जो राजकोट में जैसे तैसे करके वोट जीते थे, वे एक घटना के बाद मोदी भारत में एक हिंदू सम्राट के रूप में एस्टेब्लिश हो चुके थे। मैरिट होटल में मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। Speaking to Shekhar Gupta on NDTV's Walk the Talk, Jaswant also said that Vajpayee wanted to take action against Narendra Modi, but LK Advani stopped him. मोदी ने भी मीडिया के सवालों के बड़ी शातिर तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई रिपोर्टर मोदी से गुजरात के बारे में पूछता तो वे कहकर टाल देते कि ये गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी अगर किसी और देश में होते तो उनको फांसी लग जाती। इस तरह मोदी ने पूरे गुजरात के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। मोदी खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए गुजरात में अडवाणी की रथ यात्रा की तरह खुद की यात्रा निकालने की प्लानिंग करने लगे। जून 2002 में गुजरात भाजपा के नेता अहमदाबाद में मिलते हैं, जहां गुजरात यात्रा का प्लान बनाया जाता है और इस यात्रा को गुजरात गौरव यात्रा का नाम दिया जाता है। हदे अपना गुजरात ने बदनाम करी मुक्यो, ये बधाने जवाब आप्यो छे आ गुजरात गौरव यात्रा। लेकिन अब मोदी चाहते थे वे चुनाव जो 10 महीने बाद फरवरी 2003 में होने वाले हैं, वे किसी भी तरह करके जल्दी हो जाए। गुजरात में भाजपा का कार्यकाल 2003 में पूरा होने वाला था,
लेकिन मोदी जल्दी चुनाव चाहते थे। क्योंकि पूरा गुजरात धर्म के नाम पर बटा हुआ था, तो इस यात्रा के जरिए उसे और ज़्यादा बांटकर वोट की फसल में बदलना था। इसलिए 19 जुलाई 2002 के दिन मोदी ने गुजरात के राज्यपाल SS भंडारी को अपना CM पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा को तोड़ने के लिए कह दिया। गुजरात विधानसभा टूटने के बाद राज्यपाल ने मोदी को केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। SS भंडारी भी मोदी की तरह RSS के कार्यकर्ता थे। इस तरह 9 महीने पहले ही गुजरात की विधानसभा तोड़ दी गई ताकि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बाद धर्म के नाम पर बटे गुजरात की फसल काटी जा सके। मोदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि गुजरात में अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, लेकिन सेंट्रल में वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए अरुण जेटली भी खुद चुनाव आयोग से मीटिंग करके गुजरात में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का दबाव डालते हैं। मोदी के जल्दी चुनाव कराने की वजह से 121 रिलीफ कैंप्स को बंद कर दिया जाता है। मोदी इन कैंप्स को बंद कराकर ये दिखाना चाहते थे कि गुजरात में सब ठीक है, और फिर मोदी ने जो बयान दिया वो बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक था। આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી थी, તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો। यह बयान सुनकर लगता है कि यह बयान कोई नफरत फैलाने वाला दे रहा है, लेकिन यह बयान मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी दे रहा था। गुजरात दंगों के दौरान गुजरात में खुफिया विभाग के हेड रहे RB श्री कुमार ने बताया कि कैसे जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में मोदी ने अधिकारियों पर दबाव डाला कि वो गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर पॉजिटिव रिपोर्ट दे कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चुनाव आयोग गुजरात में जल्दी से जल्दी चुनाव का ऐलान कर दे। No officer has filed second affidavit because it is touching Mr. Modi. This is the fear complex, Modi phobia prevailing. Modi phobia had been created by Mr. Narendra Modi, honorable Chief. मोदी जल्दी चुनाव कराने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे कि जल्दी चुनाव कराने से मना करने वाले चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। उस वक्त JM लिंगदो भारत के मुख्य चुनाव आयोग थे, लेकिन मोदी JM लिंगदो को उनके पूरे नाम यानी जेम्स माइकल लिंगदो कहकर पुकारने लगे। इसके पीछे मोदी का मकसद चुनाव आयोग को एक ईसाई की तरह दिखाना था कि देखो कैसे एक ईसाई एक हिंदू मोदी के हितों के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। मोदी ने सत्ता और समर्थन पाने के लिए कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। गौरव यात्रा के पहले दिन ही उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ऊपर भी बहुत ऊंची टिप्पणी की। मोदी ने सोनिया गांधी को इटली की बेटी कहते हुए कहा कि कांग्रेस वापस इटली का चश्मा पहनकर सत्ता में नहीं आ सकती। मोदी ने सोनिया गांधी के धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रोमन पोप की सलाह लेती है। सोचिए, जिस कमेटी के कुछ टाइम पहले ही धार्मिक हमलों में हजारों लोग मारे गए, उनके लिए एक मुख्यमंत्री किस तरह के बयान दे रहा है। वो लोग जिनकी आंखों के सामने उनके परिवार उजड़ गए, वो लोग जिनकी आंखों के सामने उनके पूरे घर जिंदा जल गए, उनको लेकर मोदी किस तरह के बयान दे रहे हैं कि क्या मुझे वहां बच्चा पैदा करने वाला केंद्र शुरू कर देना चाहिए, हम 5 और हमारे 25। ऐसे बयान, और वो भी एक मुख्यमंत्री के मुंह से। मोदी गुजरात गौरव यात्रा निकालकर गुजरात का माहौल और ज्यादा खराब करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात की गौरव यात्रा के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अडवाणी भी मोदी के भेदभाव भाषणों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन इस गौरव यात्रा को ग्राउंड लेवल पर बहुत सपोर्ट मिला। गुजरात की 182 विधानसभा में से 165 विधानसभाओं में से होकर गुजरी इस यात्रा के दौरान मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक और मसीहा के रूप में सामने आते हैं। मोदी एक ऐसे आइकन बन गए थे जिसका सपोर्ट हर कास्ट में था। 28 अक्टूबर 2002 को आखिर चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। गुजरात में 12 दिसंबर 2002 को वोटिंग होनी थी। 2001 के अक्टूबर महीने में गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर आए मोदी और अब के मोदी में जमीन आसमान का अंतर था। मोदी गुजरात को अपने कंट्रोल में ले चुके थे और धीरे धीरे भाजपा के पुराने नेताओं को साइड कर चुके थे। अब वक्त था उन्हें हरीन पांड्या से बदला लेने का। आपको याद है सोहराबुद्दीन शेख जिसका फेक एनकाउंटर हुआ था, उस शख्स को जो है दरअसल सुपारी दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हरीन पांड्या को। अहमदाबाद की जिस एलिस ब्रिज सीट से हरीन पांड्या पिछले 15 साल से चुनाव जीतते आ रहे थे, मोदी ने उस सीट को हरीन पांड्या को देने से इनकार कर दिया। RSS और भाजपा के दोनों लीडर ने मोदी को यह जीत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मोदी अड़ गए। विधानसभा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। नवंबर 2002 में RSS नेता मदन दास देवी, RSS के प्रमुख KR सुदर्शन और उनके डिप्टी मोहन भागवत, भाजपा नेता कृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश देने के लिए मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मोदी ने बात नहीं मानी। मदन दास देवी देर रात तक मोदी के पास रुकते हैं। मोदी जानते थे कि अब RSS हेडक्वार्टर दिल्ली से कॉल आने लगेंगे।
लेकिन रात सुबह 3 बजे वे शरीर में थकावट का बहाना बनाकर गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। आरएसएस और भाजपा के दोनों नेताओं के दबाव देने के बाद भी मोदी ने हरीन पांड्या की सीट उन्हें वापस नहीं की। इस तरह मोदी ने अपने सबसे पुराने दोस्त और गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरीन पांड्या का पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 12 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होने जा रही थी। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम ओलामा काउंसिल ने एक फतवा जारी कर दिया। मौलाना कासिम अशरफ ने फतवा देते हुए कहा कि गुजरात के सभी मुसलमान 100% वोट कांग्रेस को दे। बस इसी बात को मोदी ने पकड़ लिया और चुनाव मुद्दा बना लिया। अब अगले 3 दिनों तक मोदी के हर एक प्रचार में इसी बयान को लेकर हिंदुओं से अपील की गई कि वो इन बाबाओं को हराने के लिए 100% वोट मुझे दे। मोदी ने नारा दिया, पहले मतदान फिर कन्यादान। 15 दिसंबर 2002 के दिन विधानसभा चुनाव के आए रिजल्ट ने मोदी की गौरव यात्रा पर मुहर लगा दी। गुजरात की 182 सीटों में से मोदी को 127 सीट्स मिली। भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 50% तक रहता है। वहीं कांग्रेस 82 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर आ सकी। इस तरह 22 दिसंबर 2002 के दिन मोदी एक बार फिर से गुजरात के सीएम बन जाते हैं। मोदी के साथ 9 कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेते हैं, जिनमें से एक थे अमित शाह, जिन्हें गुजरात का गृह मंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब हरीन पांड्या की जिंदगी का सबसे अंधेरी पल शुरू होने जा रहा था। हरीन पांड्या ने आरएसएस और भाजपा के नेताओं से मिलकर ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी अपने फायदे के लिए पार्टी को खत्म कर देंगे। मोदी ने हरीन पांड्या जैसे सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने के बाद भाजपा की दिल्ली वाली लीडरशिप उन्हें गुजरात से दिल्ली बुलाने के बारे में सोचने लगती है। हरीन पांड्या का भी अब दिल्ली जाना तय हो चुका था और 3 महीने बाद मार्च 2003 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हरीन पांड्या को गुजरात से दिल्ली शिफ्ट किए जाने के लिए एक फैक्स आता है। हरीन पांड्या को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकर्ता का सदस्य बनाया जाता है। लेकिन इसके अगले ही दिन मॉर्निंग वॉक पर निकले हरीन पांड्या की कुछ हमलावरों ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी। हरीन पांड्या के बूढ़े पिता ने इस साजिश के लिए मोदी का नाम लिया। उस वक्त गुजरात के खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस आरवी शिव कुमार ने कारवा मैगजीन के पत्रकार विनोद केजस से कहा कि हरीन पांड्या के ऊपर नजर रखने के लिए उन्हें हर रोज सीएम कार्यालय बुलाया जाता था। हरीन पांड्या की हत्या की जांच मोदी के अंडर आने वाली गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। उस वक्त गुजरात में वाजपेयी की सरकार थी और सेंट्रल के अंदर आने वाली सीबीआई और गुजरात पुलिस ने मिलकर कहा कि हरीन पांड्या की हत्या में पाकिस्तान की लश्कर तैयबा और दुबई स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस तरह हरीन पांड्या की मौत में 12 मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन 8 साल बाद सितंबर 2011 में गुजरात के हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है, गुजरात के गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरीन पांड्या की मौत की जांच सही से क्यों नहीं की गई? और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। धीरे धीरे मोदी ने आरएसएस के प्रचारक और बीजेपी के ताकतवर नेताओं को साइडलाइन कर दिया। गोधरा कांड और गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अपनी पार्टी से भी बड़ा बना दिया। तो ये थी कहानी कैसे गुजरात दंगों और गोधरा कांड जैसी घटनाओं को मोदी ने अपने राजनीतिक उठान में इस्तेमाल किया। कैसे मोदी ने गुजरात के इतने खराब समय में भी किस तरह के बयान दिए जो आज तक जारी है।